नमस्कार, जय हिंद। आज हम फिजिक्स की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। फिजिक्स की दूसरी क्लास का टॉपिक आज रहेगा विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलॉम का नियम, एकांक आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले विद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में हम जानें। विद्युत आवेश के मूल गुण 3 होते हैं। पहला आवेश संरक्षण, दूसरा आवेश का क्वांटीकरण और तीसरा होता है आवेशों की योज्यता। सबसे पहले आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है ये हम समझें। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार प्रकृति में आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते। जो कुल आवेश होते हैं वो संरक्षित रहते हैं, पर ये आवेश जाते कहाँ है, बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, लेकिन आवेश ना तो नष्ट होते हैं और ना ही आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण के नियम आई होगा, आप समझ गए होंगे कि आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि प्रकृति में जो आवेश है उन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक। दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, कोई भी आवेश, एक आवेश जो होता है वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। प्रकृति में जो आवेश होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कैसे? ऐसा समझे कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों एक आवेश है, तो यानी जहां इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, और यानी क्या होता है 1 2 3 ये कोई भी संख्या होती है। ये ऐसा क्यों होता है समझिए। जैसे एक पदार्थ है, हमने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, उसमें ये बताया गया कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वह पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1.5 जाएगा या 2.5 जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये बाह्यतम कोश का ऑर्बिटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो क्या ऐसा जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा? ऐसा तो जाता नहीं है। तो जब आवेशों का स्थानांतरण होता है तो वह पूर्ण आवेश ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आवेशों के क्वांटीकरण में कि कोई भी आवेश वह अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण आप समझ गए होंगे कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वह दशमलव में नहीं होता, यानी पूर्ण गुणज होता है। अब तीसरा क्या कहता है, आवेशों का योज्यता नियम क्या कहता है। आवेशों का योज्यता का मतलब ऐसा समझे, जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, इस चालक को पूरा तोड़ दिया गया या तोड़ दिया गया, तो मान लो इस चालक में 3 आवेश, इसमें 6 आवेश, इसमें 8 आवेश, इसमें 2 आवेश। ठीक है। तो ये चालक के प्रत्येक स्थान में है ना, मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ है, ये यहाँ आवेश है, ये यहाँ है, ये ऐसे। तो इस चालक का जो कुल आवेश होगा वह उसके प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। किसी चालक के प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग उस चालक में उपस्थित कुल आवेश के बराबर होगा। या यूं कह सकते हैं, किसी चालक का कुल आवेश उस चालक के प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक ये चालक है, तो इसके 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको अग्रभाग कह सकते हैं, इसको पश्च भाग कह सकते हैं, इसको मध्य भाग कहते हैं। तो अगर ऐसा मान लीजिए मध्य भाग में 4 इलेक्ट्रॉन आवेश है और अग्रभाग में 10 आवेश है, पश्च भाग में 6 आवेश है, तो अगर पूछे कोई कि इस चालक में कुल कितने आवेश हैं, तो इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो कुल आवेश कितने हो जाएगा 6 + 4 + 10, यानी 6 × 4 = 10 20 आवेश हो जाएगा। या यूँ समझे कि एक हम थैला लेते हैं, एक थैले में 2-4 ऐसे पेपर में फोल्ड करके कुछ गेहूँ ले लेते हैं। तो एक थैले में 4-5 फोल्ड करके जो गेहूँ लिए, तो अगर पूछा जाए कि थैले में कुल कितना गेहूँ है, तो वो जो छोटे छोटे पॉकेट में हम गेहूँ लिए हैं उनके योग के बराबर होगा। ठीक है। तो आवेश की योज्यता का नियम ये कहता है कि किसी चालक का कुल आवेश उस चालक के प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं इस चालक में इस भाग में Q1 आवेश, इस भाग में Q2 और इस भाग में Q3,
तो कुल आवेश कितना हो जाएगा चालक का, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो विद्युत आवेश के मूल गुण कितने हो गए, 3। पहला आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण, तीसरा आवेशों की योज्यता। ठीक है, अब है कूलाम का नियम या कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम। ये पहले अध्याय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बेस पर ये चैप्टर पूरा चलता है। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम का विक्रम वर्ग नियम कहा गया। अब ये नियम क्या कहता है समझो। उन्होंने बताया, मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, इसके बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, R है। ये A मान लीजिए और इसको हम D मान लेते हैं। ठीक है, ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, इसके बीच की दूरी कितनी है, R। इसके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना है, F है, फोर्स है, इसलिए इसे हम F से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए कूलाम के विक्रम वर्ग नियम या कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो क्या है, 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम या कूलाम के विक्रम वर्ग नियम से जानते हैं। अब ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। एक बात समझे, कूलाम के विक्रम वर्ग के नियम के अनुसार इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और विक्रमानुपाती का मतलब समझे, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। यूँ समझे, एक छोटा सा दो छोटे छोटे चुंबक हो और दो बड़े बड़े चुंबक हो, तो ये बताइए छोटे छोटे चुंबकों के मध्य ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा कि बड़े बड़े चुंबकों के मध्य, बड़े बड़े चुंबकों के मध्य ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। वही कहता है कि बल जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश का मान बढ़ाने पर, परिमाण बढ़ाने पर लगने वाले बल का मान भी बढ़ जाएगा। अब दूरी देखो, जैसे पास पास चुंबक रहेंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे चुंबक दूरी चले जाते जाएंगे वैसे वैसे उनके मध्य लगने वाला बल भी क्या होता है, कम हो जाता है। वही बताता है कि दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का विक्रम वर्ग नियम समझ में आ गया। इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब, अगर आवेश सजाती है तो प्रतिकर्षण बल, और अगर आवेश दी जाती है तो आकर्षण बल लगेगा। अब परिभाषा समझ में आ गई। अब इसका गणितीय रूप देखें, जैसे माना दो आवेश Q1 व Q2 है, जो यहाँ है वही लिख रहे हैं, तथा इनके बीच की दूरी R तथा इनके मध्य लगने वाला बल F है। तो पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है कि लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 गुणा हो गया। अब ये पहला समीकरण इसको मानिए। अब इनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितनी लिए है, R लिए है, तो वर्ग दूरी का वर्ग कर दो और विक्रम निकले। समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ आ रहा, पहला आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया और बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती हो गया। 1 और 2 को साथ में यदि हम लिखें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई ना कोई एक क्या ले लेंगे, नियतांक ले लेंगे। अब f इज इक्वल टू के f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई सॉरी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ k जो होता है नियतांक होगा वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इसका मान ये होता है। तो f इक्वल टू k की जगह लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बात समझ आ गई। देखिए f इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ आप लिख सकते हो जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात। बात समझ आ गई यहाँ तक, कोई समस्या? अब देखें हमने यहाँ सॉल्व कर लिया कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये किस मात्रक होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसे आप अभी रहना, कितना समझ में आ गया। अब देखें मान रखते हैं यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पाई का मान होता है 3.14, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणे 10 की घात -12। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/4 गुणे 3.14 गुणे 8.854 गुणे 10 की घात -12 गुणे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 9 गुणे 10 की घात -9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इसको लिखें, नोट करें आप जल्दी। क्लियर हो गया। इसका मात्रक लिखिए आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां से चलते हैं एकांक आवेश पढ़ते हैं थोड़ी सी, यही कूलम का व्युत्क्रमण के नियम है। अब थोड़ी सी समझे, हमने यहाँ पर एक वैल्यू निकाली F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ये हमने वैल्यू निकाल लिया। एक बटे आया था ना, ये 1/8। ये जब ऊपर जाएगा F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक। अब देखें हमने क्या निकाला यहाँ पर वैल्यू, F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसा समझो, यदि यहाँ पर देखें Q1 Q2 को 1 कूलम माना जाए, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम मान लिया जाए, और R की दूरी भी कितने मान लिया जाए, 1 मीटर मान लिया जाए। यानी हम कह सकते हैं यदि वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, और ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1 बटे R स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, F इक्वल टू 9 × 10⁹ 1 कुछ परिवर्तन नहीं होगा,
अब यहाँ से एकांक आवेश की परिभाषा निकालिए। यदि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी, कितने मीटर, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। बात समझ आ गई? यदि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। बात समझ में आ गई? आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है? आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेशों का क्वांटीकरण ये कहता है प्रकृति में उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। आवेशों की योज्यता किसी भी चालक के प्रत्येक भाग में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है उस चालक का कुल आवेश। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कब आया था? 1785 में चार्ल्स आगस्टी कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया था कि इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप F मान लीजिए लगने वाला बल हो, इन दोनों के बीच की दूरी R हो, पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 हो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, फिर दूसरा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती R²। अनुक्रमान दोनों को एक साथ लिखते हैं 1 और 2 से तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। के अनुक्रमानुपाती नियतांक घटाने के लिए के एक नियतांक लेते हैं जहाँ के का मान 1/4πε0 होता है। ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जबकि ε0 का मान 8.854 × 10⁻12 होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा। एकांक आवेश क्या कहता है? किन्हीं यदि वायु या निर्वात में दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और प्रत्येक आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। इसको नोट डाउन करें जल्दी। हो गया? चलिए समझे। अगला है आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए अगला टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता होती क्या है? इसी माध्यम में देखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ आ गई? किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे देखें वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच की दूरी R तथा लगने वाला बल F हो, तब F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², जहाँ ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, अब थोड़ी समझे। अब जैसे ही कोई माध्यम लाया जाता है वहां पर बल ज्यादा लगेगा आवेशों के मध्य या कम लगेगा। ऐसा माने जैसे मान लीजिए कोई भी चुंबक हो, चुंबक को हम डायरेक्टली मिलाएं
तो आवेशों मतलब लगने वाला बल ज़्यादा होगा। जैसे कोई लेयर लगा देते हैं बीच में, तो उनकी बल रेखाओं को गुजरने के लिए थोड़ी सी रास्ते में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए उनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम या क्षीण हो जाएगा। यदि माध्यम में लगने वाला बल F1 हो, तब F1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन बस होगा, ये माध्यम की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 अपान R², जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देते हैं, तो F अपॉन F1 इक्वल टू F1 की पहले F की वैल्यू पूरी रखें, F4πε0 Q1 Q2 अपान R², इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε Q1 Q2 अपान R², ये से ये पूरा कट जाएगा, ये से सॉरी 4πε0 से 4π कट जाएगा, ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, तो F1 F एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये बात समझ आ गई। अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये एक नियतांक होता है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, F अपॉन F1 इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर K, जहाँ K विद्युतशीलता है, ऐसा मानिए K क्या है, विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो देखें K इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, ये क्या है, K परावैद्युतांक है, जिसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ आ गई। आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए, आवेशों का पुनर्वितरण 3 प्रकार से होता है। एक, लंबाई के अनुसार, दूसरा लंबाई और चौड़ाई जब साथ में वितरित हो, लंबाई और चौड़ाई में साथ में वितरित हो तो उसे क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वितरित हो तो उसे आयतन आवेश कहते हैं, ठीक है ना, आयतन के रूप में। तो पहला लंबाई में देख लेते हैं, ठीक है। लंबाई में देखते हैं तो इसे रैखिक आवेश, पहला रैखिक आवेश वितरण। देखो, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। जब किसी चालक में आवेश का वितरण लंबाई के अनुसार होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक, एकांक का मतलब 1 यूनिट, यानी 1 मीटर ले लो आप, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। दूसरा, क्षेत्रफल आवेश वितरण। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में, देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्षेत्र का आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, पुनर्वितरण। तो देखें, आयतन के लिए तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ गई। आवेशों का वितरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। रैखिक आवेश,
क्षेत्रफल के अनुसार और आयतन के अनुसार। तो रैखिक आवेश प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश वितरण में किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे अक्षीय निरक्षीय स्थित विद्युत आवेश क्या होता है, अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।